ओके, तो हम स्ट्रिंग पर एक नोट लिख रहे हैं. जनरली स्ट्रिंग्स आर मासलेस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, बट इफ मास ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन, mass of the string is given, then पहली बात तो ये टेंशन विल नॉट रिमेन सेम. टेंशन विल नॉट रिमेन टेंशन विल नॉट रिमेन सेम. टेंशन क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, अब अगर ठीक है, अभी पहले समझो पहले. तो अभी अपन एक क्वेश्चन लेता हूं मैं. एग्जांपल में एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करा. एग्जांपल, कंसिडर अ स्ट्रिंग of length L and mass M. पहले अपन हॉरिजॉन्टल रखते हैं. ठीक है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, then find the formula for tension. आप तो एक सर टेंशन के लिए फॉर्मूला बता दो जो कि हमें याद हो जाए, तो हमारा काम आसानी से हो जाए. और ये एज अ फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो. ठीक है, ये बात मैं पहली बार शायद फिजिक्स में कह रहा हूँ कि आप याद रख रहे हैं, तो आप लोग याद रख सकते हो. देखो, हम मान लेते हैं हमारी रस्सी. पहले तो मैं आपको बता दूं मास वाली रस्सी का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर है. आप लोगों ने सबने लिफ्ट देखी है, लिफ्ट, क्रेन देखी, क्रेन. लिफ्ट और क्रेन में स्पेशली यहाँ पर, ये दो जगह पर जितनी भी हाई राइज पर क्रेन काम करती है और लिफ्ट काम करती है, इनमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्टील के तार होते हैं, और स्टील के तार को फोल्ड करके एक मोटी रोप बनाई जाती है, एक थिक रोप बनाई जाती है छोटे छोटे स्टील के तार से. तो वहां पर मास ऑफ द रोप नेग्लेक्ट नहीं किया जाता. कभी कभार अगर मान लीजिए 23 या 30 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, तो कम से कम 1000 किलो के आसपास वायर लग गया, 500 किलो के आसपास वायर लग गया. 500 kgs आर नॉट नेग्लेजिबल मास. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास में सिस्टम है, तो कैसे सॉल्व करें हम वो सीख रहे हैं. ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, string of lift, crane are generally not massless. चलिए अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो अपना क्वेश्चन ये है कि टेंशन निकालना है अपने को. इसका टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l. मतलब कि ये जो m मास है ये पूरी लेंथ पर बिखरा हुआ है ना. अगर मैं कहूं कि ये जो मास है ये 15 किलो है, तो क्या ये 15 किलो सिर्फ इसी पार्ट पर है क्या, या इसी पार्ट पर है क्या? नहीं सर, ये तो पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. m distributed uniformly over length. m distributed uniformly over length. ठीक है, तो अब सर क्या करें? तो पहले तो अपन एक फोर्स लगा लेते हैं, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां लगा लो. मान लो अगर ये रॉड ऐसी, अगर ये धागा या स्टील का पाइप है या स्टील का तार है जो कि ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो कोई फोर्स लग नहीं रहा. बोलो ना यार. अब अचानक से क्या हुआ, तुम्हारी क्लास में एक बच्चे ने उठा और इसको खींचना चालू करा, एफ फोर्स. क्या करा? एफ फोर्स से खींचना चालू करा. इसकी टोटल लेंथ है एल. तो मैंने कहा कि तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पे, जिसकी लंबाई क्या हो जाए, dx. कितनी दूरी पे लिया है यहाँ से तुमने? x पर. सर आप ऐसा सिस्टम क्यों ले रहे हो, आपको कैसे पता लगा कि यही यूज करना है? तो बेटा याद रखो, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर चीजें बदल रही हो, वहां पर हम हमेशा एक छोटे से एलिमेंट पर पढ़ाई करेंगे. जो उस छोटे से एलिमेंट पर हो रहा होगा पहले उसको समझेंगे, और फिर ऐसे अगर ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ देंगे तो हमारी रॉड बन जाएगी. और बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ने का मतलब ही इंटीग्रेशन है.
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? अरे हाँ या ना, सभी लोग बोलो। अच्छा, अगर समझ पा रहे हो बच्चों तो इधर देखो, इधर देखो सभी लोग। हाँ, अगर हम इधर देखें तो क्या हो रहा है सर, ये सिस्टम है तो हम छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले रहे हैं। अगर सर ये आपने डीएक्स एलिमेंट लिया तो इस डीएक्स एलिमेंट पर क्या हो रहा होगा, कैसे पता करेंगे बताओ ना यार, कोई भी, क्या करना चाहिए इसके आगे? तो डीएक्स एलिमेंट पे क्या करें, थोड़ी सी हिंट दो मुझे, क्या करूं बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं ना, अपन अपन इसको इंटीग्रेट नहीं करते, थोड़ा और आसान बना लेते हैं। कैसे आसान बनाते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ना करते हुए अपन अभी थोड़ा सा एक पूरा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं एक्स। ऐसे करो कि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है एक्स लंबाई का। तो अब एक्स लंबाई का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या है, एफ, ठीक है। पहले इधर सुन लो मेरी बात, ये क्या है, एफ फोर्स है, इस छोटे से एलिमेंट के एक सिरे पर एफ फोर्स लग रहा है। दूसरी तरफ जब हम इसको बीच में से तोड़ेंगे, तो मेरी बातों को समझो, इधर मेरे हाथ को देखना, वीडियो पे आओ थोड़ा सा। जब मैं, मेरा हाथ किसी चीज को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो रेड कलर का मैंने धागा बांधा हुआ है ना हाथ में, इस तरफ से खींच रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे खिंचा रहा है, ये ऐसे खिंचा रहा है। जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो मेरी फिंगर्स में कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा होगा ना कुछ टेंशन आ रहा होगा ना, जो कि रोके हुए होगा। इट मीन सर, जब आप इसको ब्रेक करके देखोगे तो इस पार्ट पर एक टेंशन दिखेगा टी। बोलो। सर वो वेरिएबल है, हम मानते हैं, अगर यहाँ पर होगा तो T1 नाम दे देना, यहाँ होगा तो T2 होगा, लेकिन हमने तो जनरल लेंथ ली है एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग। तो एक्स लेंथ पर हमने मान लिया कि क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा टी। बोलो ना यार। अच्छा, ये जो छोटा सा डब्बा है इसका मास कितना होगा, कैपिटल एम ही होगा क्या इसका भी मास, या कम होगा उससे? तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है, कम होगा क्या उससे? नहीं मेहुल, गलत है, या सेम होगा? तुम्हें तो बताना है कम होगा या सेम होगा। ऐसे समझो, एक साइकिल की चेन है, 15 किलो की, कितने की है ये, 15 किलो की। इसमें से तुमने इतना पार्ट निकाल लिया, ये भी 15 किलो का ही है। फिर सेम कैसे हो सकता है, दिमाग तो लगाया करो। तो इसका मतलब है कि सर इसका मास कुछ और होगा, एम डैश नाम दे दो उसको, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कितना है। अच्छा, तुमने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ी है क्या? मैं एक बार सिखाऊंगा यूनिटरी मेथड, ध्यान से सुनना, यूनिटरी मेथड पढ़ी है। एम डैश क्या होगा, इधर देखो, ये चेन है, जिसकी लंबाई है एल, और जिसका टोटल मास है एम। मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो गया सर, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अगर 1 मीटर होता तो इतना मास होता, तो यहां पर कितना है, एक्स मीटर है, तो कितना मास होगा, एम डैश की वैल्यू हो जाएगी एम बाय एल इंटू एक्स, इतना मास होगा एम डैश। बोलो। एम डैश की वैल्यू आ गई एम बाय एल इंटू एक्स। क्लियर है सभी को?
चलिए, अगर ये कहानी भी क्लियर है तो हमारा, मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। ये रहा वो बॉक्स जिस पर के F फोर्स लग रहा है, इसकी लंबाई है x, ये x लंबाई है इसकी, और इसका मास है m डैश जो कि होगा m/l इंटू एक्स, और यहाँ पर टेंशन आ रहा है t। सर अब क्या टेंशन है? अब तो हम लिख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम, मान लेते हैं हम इस दिशा में चल रहा है। अब देखो, हमें कुछ नहीं दिया है तो हमने अपने मन से माना है कि पूरा सिस्टम इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो माना था वो गलत है, हमारा सिस्टम इधर जा रहा है, ठीक है ना। अभी हमने माना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, नेट फोर्स बराबर m डैश इंटू ए, एफ माइनस टी बराबर m डैश इंटू ए। अरे बोलो ना यार, अब आ जाओ वापस ऊपर। कुछ नहीं दिया होता तुम्हें तो तुम क्या कहते? ये पूरे सिस्टम पे F फोर्स लग रहा है तो F बराबर m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन तो हो गया F अपॉन m। ये तो हमारी पारंपरिक स्टेप है जो कि हमको संस्कार में मिली है। बोलो, ये तो लगाना ही है हमें, क्योंकि जो पूरा सिस्टम कर रहा होगा वही हर छोटे छोटे पार्टिकल कर रहे होंगे। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में समझा था। बोलो, तो A की वैल्यू यहां से आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं, F माइनस टी m/l इंटू एक्स इंटू एफ बाय कैपिटल M। M से M कट गया तो F x बाय L, F माइनस टी, F माइनस एफ एक्स बाय L बराबर T, तो T बराबर F टाइम्स L माइनस एक्स बाय L। बोलो, क्लियर है क्या? अब तुम्हें जो लेंथ दी हो, तुम्हें जो कुछ भी लेंथ दी हो, टी एक्स नाम दे दो, टी चलने दो, चलो। तुमसे x की वैल्यू कुछ भी रखवा ले, x बराबर, मान लो जैसे कि मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक एग्जांपल में क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ थ्रेड ऑफ मास 1 kg, 1 मतलब 3 kg एंड लेंथ 4 मीटर। फाइंड द टेंशन एट 1 मीटर फ्रॉम ए से 1 मीटर पर बताओ टेंशन कितना होगा। तो तुम कहोगे ए से 1 मीटर पर टेंशन, तो x की वैल्यू हो गई 1, l दिया हुआ है 4 मीटर, f की वैल्यू है 30। सर मेरे पास फॉर्मूला है t बराबर f बाय एल, एल माइनस एक्स। तो मैं लिखूंगा फोर्स हो गया 30/4, और 4 में से 1 गए, 15/2 3, 43/2 22.5, 22.5 ही आएगा ना। गिवन है ना क्वेश्चन में, यहां से 1 मीटर की दूरी पे, तो x की वैल्यू 1 रख ली। मान लो अगर वो कह देता x की वैल्यू यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 3 रख लो इसी फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा f बाय एल, एल माइनस एक्स, पुट 30/4, 4 माइनस 3, तो 30/4 इज द आंसर, 15/2, 7.5 मीटर। देखो तुम अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेंशन आ रहा है, क्लियर है? हाँ, समझ गए सभी लोग? न्यूमेरिकल के साथ बातें क्लियर है? बेटा ईशान महाजन, अगर इंटीग्रेट करते तो अलग अलग बताया ना निधि, कि मास के प्रेजेंट होने के कारण
हर सेक्शन का अलग अलग मास है ना, यूनिफॉर्म मास नहीं है, तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेंशन मिल रहा है हमको। हाँ, इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। इंटीग्रेशन का यूज क्यों नहीं करना है, मैं वो भी रीजन समझाता हूँ। इधर देखो, हमने रॉड सिलेक्ट करी थी ऐसी, और ये छोटा सा टुकड़ा था हमारा। जब ये छोटा सा टुकड़ा था, तो इस वाले पॉइंट पर टेंशन अलग होता और इस वाले पॉइंट पर टेंशन अलग होता, T2 और T1। जब दो टेंशन अलग अलग होते और दोनों पता नहीं होते, तो हमको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने दिमाग लगाया कि अपन ये बड़ा वाला पीस ले लें। बड़ा वाला पीस लेने से फायदा क्या होगा? सर, ये वाला टेंशन तो आपको पता ही है, फोर्स के बराबर है, सिर्फ एक ही निकालना है, टी। इधर एक तो आपने डिसाइड कर दिया, एफ। बचा क्या? दूसरा टी। तो एक ही निकालना पड़ा ना, एक इक्वेशन में ही काम हो जाएगा। दो वेरिएबल को निकालने के लिए दो इक्वेशन रखते हैं। ठीक है, चलिए। x इक्वल टू 0 रखती याशी, तो आता f इक्वल टू टी। देख लो, तुम रख के देख लो। x इक्वल टू 0 रखो इस फॉर्मूले में। जैसे ही तुम x इक्वल टू 0 रखोगी, t इक्वल टू f हो जाएगा। देखो ध्यान से, x इक्वल टू l पर नहीं, x इक्वल टू 0 पर। हमने x कहां से लिया है? हमने x यहां ही से लिया है। x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू f, और x इक्वल टू l पर t इक्वल टू 0। बना लो अगर बनाना हो तो। समझ में आया बेटा इतना? तो यहां से लिखो आप लोग, सभी लोग। नहीं सौम्य, ऐसा नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, पहले लिख लो। देखो, जो बच्चे कह रहे हैं कि मास के कारण क्यों टेंशन बदल रहा है, तो मेरी बात सुनो। मास पर यूनिट लेंथ बदल रहा है कि नहीं? हर जगह पे। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है इतने सेक्शन पे, बाकी लोग लिखेंगे जो कंफ्यूज नहीं है। इतने सेक्शन पे 1 है, लेकिन इतने सेक्शन पे 2 हो जाएगी, इतने सेक्शन पे 3 हो जाएगी, तो मास पर यूनिट लेंथ बदल रहा है ना, तो टेंशन बदलेगा ना। मास पर मतलब दैट m डैश बदल रहा है, m बाय l इंटू एक्स। हर बार x की वैल्यू अलग अलग रख रहे हो ना, तो फिर चीजें तो बदलेंगी। क्लियर है? चलिए लिखिए सब लोग, फटाफट लिखिए। वी हैव डन बिगनर बॉक्स 2, और अब हम लोग बिगनर बॉक्स 3 के होमवर्क लेंगे आज, है ना। बिगनर बॉक्स 3 में होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ये होमवर्क है आपके लिए। बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, और बिगनर बॉक्स 1 अभी पढ़ना है हमें, हम पढ़ेंगे आखिरी में उसको। तब संस्कार हम कुछ, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा मास, देखो नोट, इफ मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो आप लोगों को बहुत कम चांस है कि आएगा। देखो, जैसे कि मान लो ऐसा कोई रॉड है, रॉड होती है ना, रॉड, ऐसी रॉड है कोई पतली। तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मास होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मास कम होता जाएगा। अगर इस पे एफ फोर्स लगाए इधर, तो टेंशन बदलेगा, लेकिन टेंशन के साथ साथ मास के डिस्ट्रीब्यूट होने का तरीका भी बदल रहा है। और वो तरीके के लिए फिर तुम्हें प्रॉपर एम देगा, कि एम जो है वो लेंथ के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी इक्वेशन देगा। तो हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस है। कभी कहीं क्वेश्चन आएगा तो अपन कर लेंगे उसको सॉल्व। चलिए, बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपके लिए होमवर्क है। मैं और आगे चलता हूँ थोड़ा, और आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन करेंगे पहले तो। सीधे फॉर्मूला याद रखना है।
Find tension at x equal to 1 meter, x equal to 1.5 meter and x equal to 2 meter. जल्दी से आंसर बताओ मेरे को क्विक सब लोग. मास, सॉरी सॉरी, मास ले लो. वैसे तो मास की जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी ले लो. चलिए तो हम सॉल्व करते हैं. सर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने टेंशन का फॉर्मूला आता है F बाय एल, एल माइनस एक्स. फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन का, लेंथ है 3, एल है 3 और एक्स है एक बार 1, तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 न्यूटन. कितना हो गया 10 न्यूटन. फिर एक बार है 5 इंटू 3 माइनस 1.5 मतलब 4.5 न्यूटन. 1.5 इंटू 5 7.5, 7.5 न्यूटन. और एक बार हो गया 5 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 5 न्यूटन. 5, 7.5 और 10, ये आंसर आ गया. क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना बोलो यार, सब लोगों के आंसर आए. चलो एक और पार्ट. अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में, चलो मैं बताता हूँ, पहले ये लिखूं. इफ अ रॉड ऑफ मास m, लिखो इफ अ रॉड ऑफ मास m, इफ अ रॉड ऑफ मास m and length l is subjected to a force as shown, find the tension at x, find the tension at x from F1. इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है. चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग. इसका टोटल मास है m और लंबाई है l, दिया हुआ है क्वेश्चन. सॉल्व कीजिए सभी लोग जल्दी से. एज शोन, टेस्ट करें हम लोग. स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. चलिए आप लोग देखिएगा, सब लोग एकदम आसान है पर आपके लिए थोड़ा नया है. एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है. चलिए देखिए. ये ए पॉइंट है, यहां से एक्स, ठीक है. इसको कट करते हैं. जैसे ही इसको कट करेंगे दिस विल बी F1, यहां पर लग रहा होगा T. पहले तो सर हमारी परंपरा निभा लेते हैं हम. F1 बड़ा है F2 से, तो ये इधर जा रहा होगा. F1 माइनस F2 बराबर टोटल मास इंटू ए. तो F1 माइनस F2 बाई ए बराबर, सॉरी, F1 माइनस F2 बाई m इक्वल्स टू ए. इतना तो हमारा एक्सेलरेशन होगा, है ना. अब अपन इस वाले डब्बे को देखें तो इसका मास कितना होगा. इसका मास होगा m बाय एल इंटू एक्स. दिस इज m डैश. तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. नेट फोर्स कितना लग रहा है T माइनस, ये इधर जा रहा है ना, सॉरी ये इधर जा रहा है ना. तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, बिल्कुल वही मेथड है जो एक बार सीखी है. F1 माइनस टी बराबर m डैश इंटू ए.
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, m/l x, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, f1 माइनस f2/m। तो ये क्या हो गया, x/l f1 माइनस x/l f2 f1। तो f1 माइनस x/l f1 प्लस x/l f2 बराबर t। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, f1 का टर्म एक साथ ले लेते हैं, बस यही है आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया। बेटा अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने सिर्फ एक मास लिया, इसकी वैल्यू कितनी थी ये हमने निकाल ली। ठीक है, मैं एक बार नटशेल में रिवाइज करवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इस पर लगा दिया एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ वन माइनस टी बराबर एम डैश ए, एफ वन माइनस टी एम बाय एल ए इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एफ वन माइनस एफ टू बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया, उसके बाद में तो मल्टीप्लाई करा एक्स बाय एल का, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फिर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए और टी को उधर भेज दिया। वेरी गुड, जिनका आंसर सही आया है रियली वेरी गुड। क्लियर है, ठीक है, तो दिस इज दी आंसर। मतलब इसको याद नहीं रखना है मेरे हिसाब से, अब इतनी चीजें तो याद नहीं रहेंगी, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दी प्रोसीजर, की क्वेश्चन कैसे उठाना है और कैसे सॉल्व करना है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर, यहाँ तक हो गया, और आगे चलते हैं इसमें। अच्छा लिखना है तुम लोग को, लिखो लिखो लिखो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर मास वाली रस्सी होती है तो क्या क्या होता है, वैसे ही हम एक और टॉपिक देख रहे हैं जिसको कहते हैं इंक्लाइन प्लेन्स। क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन्स। अब इंक्लाइन प्लेन्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ जो कि सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं। चलिए, एक ब्लॉक ऑफ मास m यहाँ रखा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ब्लॉक m का। ड्रॉ दी एफबीडी ऑफ ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तुम लोग क्या देख रहे हो, कलर करते नहीं देखा जाता। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका।
चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बिल्कुल नॉर्मली सोचना है, ऐसा बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये बॉक्स है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ऐसे रखे हुए हैं और ये अपनी धरती माँ है। ठीक है, बोलो यार, क्लियर है इतना? अच्छा, अगर क्लियर है तो अब देखते हैं। सर नॉर्मल रिएक्शन ना हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट लगता है। जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं उन पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ओवर दिस सरफेस एंड ओवर दिस सरफेस। कांटेक्ट में होना चाहिए, साथ ही साथ एक दूसरे को दबाना भी चाहिए। यही बताया था। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट लगता है, तो सर देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन। और वो नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? एक होगा इधर और एक होगा इधर। दोनों एक्चुअली सेम लाइन पर ही होते हैं, बट अभी हमारे पास जगह है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है। चलो अब हो गया काम। तो एक आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन इधर और एक आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन इधर। इसको 2 नाम दे दो और इसको 1 नाम दे दो। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन 1 फ्रॉम 2 एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 फ्रॉम 1। बन गया क्या सभी से? स्नेहा चैट पर लिख दो बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर एक तो आप लोग सब कनेक्टेड हो ना? देखो ठीक है, तो ये हो गया कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 फ्रॉम ग्राउंड और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड फ्रॉम 2। बेटा ये डायग्राम क्लियर है सभी को? जो अभी तक मैंने बनाया है सभी लोग जवाब दो। MNS31। ठीक है, अब देखो एक और चीज भी तो सर यहाँ पर एक्ट होगी ना। मुझे पता है, लेट मी सॉर्ट इट आउट, मैं कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग रिप्लाई करते रहो बस। आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं पहले क्वेश्चन खत्म कर दूं, फिर तुम लिखोगे कि देर में आई विल मैनेज एवरीथिंग। इसलिए अभी अपन स्टडीज पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। सर एक चीज आप इस फ्री बॉडी डायग्राम में लिखना भूल गए। एक चीज आप इस फ्री बॉडी डायग्राम में, वो है mg। इस डब्बे का जो छोटा वाला बॉक्स दिया हुआ है इसका मास भी तो है, जो कि कितना है? mg।
अच्छा, अगर हम उनका मास देखना चाहें, चलिए आप लोग अभी थोड़ा सा देर स्क्रीन पर ही रहो बस, है ना। तो इधर लग रहा होगा नीचे mg, क्योंकि ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही अट्रैक्ट करती है हर किसी को। ग्रेविटी कैसे अट्रैक्ट करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात क्लियर है क्या? क्या मैंने मास सही बनाया है? क्या मैंने मास सही बनाया है? ग्रेविटी तो वर्टिकली अट्रैक्ट करती है। अच्छा, तो ग्रेविटी वर्टिकली अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हमारा ये लाइन इधर है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुम लोगों को, इधर देखो। इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये भेजो भेजो राज। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। आज के बाद आपकी क्लास अनलॉक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग मीटिंग लीव ना करें। अभी कुछ दिन, एटलीस्ट 5-7 दिन तो ये थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा।